तो सबसे पहले तो माय नेम इज़ डॉक्टर मुस्तफा इकराम और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. So this is my office address. If you have any problem, you can come over there and discuss with me. So these are my email addresses. But before coming to Punjab University, I worked in GCU Lahore as assistant professor too. So today we will talk something about first about scientific motivation, why we do science and engineering, and then we will discuss about the general physics and the application of physics in our life, and about the course contents which we will address during this course of study. So for doing science and engineering, we should have some motivation. So the reason I interacted with you guys to learn about what is your main motivation behind behind energy engineering, behind being an energy engineer. So before doing any type of science and engineering, we should have motivation. So if we don't have motivations, so we can't do good things in life. So motivation means it derived from the Latin word. It means to move. तो कुछ लोगों में तो ये नेचुरली होता है कि वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम उनमें ये स्किल जो है उनमें डेवलप होती है. सो समटाइम्स इट इज़ लर्नड स्किल. सो रिमेंबर, अगर आप जिंदगी में आपके पास मोटिवेशन है, देन यू कैन डू गुड थिंग्स. इफ यू आर जीनियस बट यू डोंट हैव एनी मोटिवेशंस, then definitely you can't do anything good in life. But if you are not a genius but you have motivation in life and you do some good work, some hard work, then definitely you can beat that person who is a genius. So always remember, the most intelligent students can be outperformed by less bright students with higher motivation, dedication, and hard work. So if a student is motivated enough, he can accomplish any learning, any type of learning at any scale. So अगर इंसानों में मोटिवेशन होती है तो फिर इंसान को जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं. इन मोटिवेशंस की मदद से ही फिर इंसान के ड्रीम्स डेवलप होते हैं. So कुछ लोग अपने ड्रीम्स को उस पर से ही वर्कआउट करते हैं. So dreams are actually responsible, or you can say that they are the driving forces for many of the greatest inventions of mankind. जिस तरह फॉर एग्जांपल लैरी पेज ने आइडिया दिया गूगल का. आज उस गूगल की मदद से हम चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं कि वो बेसिकली होती क्या है. तो वी कैन गूगल एनीथिंग एनी टाइम. तो ये किसने सोचा कभी कि ये भी चीज़ पॉसिबल है, हम इस चीज़ को इस तरह कर सकते हैं. आज वो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुकी है और प्रैक्टिकल फॉर्म में मौजूद है. इस तरह टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स का कंसेप्ट दिया, ठीक है, जो कि पहले नहीं मौजूद था इस दुनिया में. आज हमारे पास इतने जनरेटर्स हैं जो कि इसी करंट के ऊपर बेस करते हैं. तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक ड्रीम. इसी तरह डीएनए का कंसेप्ट जेम्स वाटसन ने दिया. इससे पहले लोगों को नहीं पता होता था कि डीएनए बेसिकली एक केमिकल है, ठीक है. इस तरह फिर सिलाई मशीन का कंसेप्ट और प्रोडिक्ट टेबल का कंसेप्ट मेंडलीव ने दिया, और वो भी एक ड्रीम से स्टार्ट हुआ. और तब तो ये चीज़ें लगती थी कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, लेकिन लोगों ने अपने जो उनके ड्रीम्स थे उनको सीरियस लिया, उन पर वर्कआउट किया. आज जो उनका नाम हिस्ट्री में मौजूद है. जब एक इंसान के पास मोटिवेशन होती है, उसके बाद उसके पास वो कोई ड्रीम वो अचीव कर लेता है, डेफिनेटली फिर उसकी मोटिवेशन और ड्रीम्स बन के उसके पैशन बन जाता है. उसमें उसके अंदर एक लेवल ऑफ एनर्जी आ जाती है. ही इज लाइक पैशनेट अबाउट समथिंग, और वो जो एनर्जी होती है फिर वो पॉजिटिव सेंस में यूज करना स्टार्ट कर देता है. तो मोटिवेशन, ड्रीम्स और पैशंस जब आपस में तीनों चीजें मिल जाती हैं, फिर एनी पर्सन कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, not only for his own self but also for the people around him. So opportunities don't just happen, people create them for other people. So जिंदगी में अगर आप कोई चीज़ अच्छी जिंदगी में करना चाहते हैं, अगर एनर्जी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, then you should have some motivation to do it.
दुनिया में कोई भी फील्ड भी कम या ज्यादा नहीं होती, ठीक है. It only depends how hard work you put in that field. So if you have a good motivations, then definitely you can create, you can think of good dreams, and from that you can create your own passions, and then after that you can create opportunities not only for yourself but also for people around you. So आप लोगों को मैंने जब पूछा कि आप लोग क्यों एनर्जी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, so many of you guys don't have any idea why they are doing it. But remember, people are doing energy engineering and they are establishing their own companies, and they are establishing new businesses in power sector or energy sector. So never ever blame any type of education. If you are doing it, you should do it with motivation, and you should have some dreams, and you should have some passions, and definitely if you have all these things, then you can create opportunities not for yourself but also for the people around you. So you should be motivated for doing science and engineering. आपने किसी भी चीज अराउंड यू, आप जहाँ पे भी देखें, अपने जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको फिजिक्स ही नजर आएगी. स्टार्स को देखेंगे, गैलेक्सीज को देखेंगे, आपको फिजिक्स नजर आएगी. अपने कमरे में आपको बल्ब जलाएंगे तो आपको फिजिक्स नजर आएगी. So physics is everything, or physics is everywhere. So before understanding about the physics of everything, you should realize some things. It doesn't matter from where you belong. साइंस अगर आपने अच्छी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है अच्छी, तो ये कभी भी मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं. It doesn't matter what religion, cult, race, color you belong. ठीक है. So you should remember it. If you are capable of doing good science and engineering, then you can do it. So nothing. It doesn't matter from where you came from, or what type of thoughts you have, what type of beliefs you have. It doesn't matter. So I believe 2 days are very important in everyone's life. The day when you came into this world, and the day when you realize why you came into this world. So if you realize that early, then this is good. Instead of wasting your time, you can put positive energies and do good things in your life. But if you underestimate yourself, or if you underestimate your field or your education, then it harshly matters. So always believe human minds can do wonders if you start believing yourself. So there are many examples in human history, like those people who always have self-belief, and they have do wonders in science, technology, and other fields too. So always remember that your mind energy is very special. If you are into some universities for doing some graduation, you are capable of doing many good things. So never underestimate your degree, never underestimate yourself. So myself, I also belong a very small town, but I was enough fortunate to travel all over the world because of this science. So these are my pictures from all over the world, from different cities like Colorado, Boulder, and UAE, and many other countries. So I have visited many countries just because of this science. So अगर मैं ये सोचता कि अगर मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरी फील्ड इस काबिल नहीं है, अगर मैं जब ये कर रहा होता, तो डेफिनेटली मेरी पॉजिटिव इंटेंशंस ना होती तो अल्लाह ताला भी इंसान को फिर कुछ नहीं देता. But if you have positive intentions, then definitely you can groom up, and you can do good things, and you can bring positive changes around you, and around in people around you. So always believe that if you have positive intentions, then you can do good things. अगर आप शुरू से ये सोचेंगे कि आपकी फील्ड ऐसी है और आप बस बाई चांस ये चीज कर रहे हैं, then definitely you will not able to do good things. So I never thought of so much traveling in my life, never ever. But I got a chance, and I traveled all over the world and meet giants of human history, human minds in my life. So just because of this education. So never underestimate your education or your degree or
whatever you are doing in the university. So as I told you, you can be a part of any type of galaxy if you start believing yourself. So this is my picture group photo with one of the very prominent scientists, Martin Rees. He stands here and I stand here. And Martin Rees and Stephen Hawking are very good friends, and they both work for the outstanding research in cosmology and astrophysics. So back in 2012, I got a chance to meet him in Italy. He gave us a lecture about the parallel universes, and he showed us a slide during his lecture where he showed a picture. इस पिक्चर में जब इंसान पहली दफा चांद पे गया तो ये उस टाइम की पिक्चर थी जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मार्टिन रीस के लिए बनाई थी, बिकॉज ही वाज द मेन पर्सन behind first ever step of mankind on a moon. So उसने हमें पिक्चर शो की और उन्होंने इस पिक्चर में सबने जितना जो मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स है जो कि अराउंड 5 थे, उन्होंने ये सेंड किए हुए थे फॉर सर मार्टिन रीस के लिए, बिकॉज ही वाज द मेन पर्सन behind that giant step. So he shared his a lot of memories working with Neil Armstrong and etc. So I got a chance to meet him during my visit to Italy in 2012. And Martin is a part of human history now, and he will be remembered like Newton and Einstein because he was the main mind behind the first ever step of mankind on moon. So if you work hard, if you never underestimate yourself, your worth, then you got a chance to meet such persons too. So I have seen many of you guys just underestimating their selves because they are doing energy engineering for no reasons, just because of the family pressures and etc. But believe me, if you start believing yourself, then you can see wonders in energy engineering too, and you can meet those persons to whom you never thought of. So always believe upon your ideas and about your worth. Again, so never underestimate your education. So this is Gail Norton. She is the Secretary of State of President George W. Bush. Just because of this science, I got a chance to have a dinner with her in Colorado, USA back in 2013. So I also got a chance to meet Obama's science advisor in 2014. So just because of this, again, because of this education, so never underestimate your education. You can do many good things around, and you can capable of doing positive things, but only if you are positive. Education is always bridge. So this is the famous scientist Larry Kazmarsky. So maybe in future you read the books of this scientist. He is the main scientist in renewable energy. He is the solar hero actually. So there is a laboratory in USA which is named as National Renewable Energy Lab, which is the most distinguished energy lab in the world. So I got a chance to visit that lab around 8 or 9 years back, and I also got a chance to meet Larry, who was the main motivation for photovoltaic research or for energy research, energy engineering research all over the world. So never underestimate your worth and your field of expertise. If you will not understand it, then definitely you are not capable of doing good things. You need to be motivated first of all. So never underestimate your education. May happens as a bridge between you and the other best guys of your field. So like me, you may be after a few years you will be able to get a chance to meet such persons. But for that you need to be more positive and more dedicated about your work and about your
hard work in especially in your field. This is also a famous scientist, Dean Zone. I also got a chance to meet him in Adriatic Sea in Croatia. So following it, I also got some awards. So I am sharing those with you for your own motivations. I got a CASWAS Green Chemistry and Technology Award from back in 2015 from the Beijing, and again in 2017 CASWAS Green Technology Award again from Chinese Academy of Sciences Beijing. So if I think I am not able to do such things, then definitely no one can do it for me. So if you think you are not able, or if you think you are not in a good field, then definitely no one can do it for you. So you need to realize that. So this is a news about me in national newspapers back in July 2015, and comes in Dawn newspaper that's 2013, and this is about me in November 2013. These are the certificates which I got from different international prestigious organizations. So if you are capable, then you get a chance to achieve something more amazing. You just need to realize that yourself. Why I'm sharing these pictures with you? Because I believe guys like you can be a part of different amazing galaxies due to your education, self-motivation, dedication, and hard work. So remember, never blame your luck. If your luck choose to close 10 more for you. Many of you wanted to be electrical engineer or chemical engineers, but they don't get admission into that. But it doesn't mean your own, you need to create your own energy. You need to create, you need to find your faith upon it. First of all, if you want to do amazing things in life. Or I again repeat, luck is only 5%. If you do good hard work, or if you are self-motivated, if you have a clear vision, if you have optimistic and want to do good work, then definitely you can create your own path. You can create your own path in your fields or whatever field you are. You just need to realize that factor before going into in any of the field. As I told you, 2 days are important. But this amazing scientist, he's Professor in Stephen Hawking. I was a for millions of scientists around the world. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान की जिंदगी में 2 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं. एक दिन वो होता है जिस दिन वो पैदा होता है. स्टीफन हॉकिंग के लिए वो दिन था 1945 when he was a PhD student. He fell off from the stairs and he got paralyzed. उसके जिस्म ने हरकत करना बंद कर दी और doctors, medical experts and doctors gave him only 2 years to live, but he lived 55 more. डॉक्टर्स ने मतलब 1960s में कहा कि 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता. He died a year back, I think 2018 or 2019. He died, and during that he did the amazing, the most outstanding research of cosmology and astrophysics, which any scientist has ever done up to this date. And और आपको ये पता है कि इसने ये सारी रिसर्च तब की जब ये पैरालाइज था, ये चल भी नहीं सकता था, इवन खाना भी नहीं खा सकता था अपने हाथ से. सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया जो कि इसके जो इसके आंखों के नीचे पट्टे थे उसके मूवमेंट से वो बताते थे कि ये क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है. और फिर इसने इसी हालत में अपनी इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिसर्च की. एंड ही रोट अ बुक ऑन time and space, about from where we came
and about the black holes, black matter, and etc. And the name of his book is A Brief History of Time, which got published in 1988, years before you guys came into this world. और वो आज मतलब आज भी दुनिया की बेस्ट सेलर जो बुक है उनमें से एक है. So why I'm sharing this with you, with the story of Stephen Hawking with you, because he was the most motivational speaker or the figure in human history. He got paralyzed, वो चल भी नहीं सकता था, but he traveled all over the world to give motivations to people around to do something good in life. His Einstein शायद गलत था, but actually Stephen Hawking made Einstein looks beautiful just because of his theories. After theory of relativity, he gave the concept of black holes, black matter, etc., and about the unified theory of science. So लोग ऐसे भी काम करते हैं कि जो कि physically paralyzed होते हैं, जो जिंदगी में खुद चल भी नहीं सकते, but they can give you the ideas from where this universe came out, or what is the black hole, or what is dark matter, or etc. And he gave actually concepts about it, and he did amazing work, and he is the main motivation or the main inspiration for all of you guys. Whatever field you wanna go, you may choose, but you need to create your own path in that. So last but not least, never stop making your tomorrow better than today. If you work hard, if you have a good motivation, if you have good attentions about your country, about your people, then definitely you can hope to do good things. So always try to keep moving, always stay positive about your work, about what you are doing. So never underestimate yourself. I hope you will enjoy this subject of physics for scientists and engineers with me. स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों के साथ? नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. No sir. अब हो रही है? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir, हो रही है. अभी जो हमारे सब्जेक्ट का नाम जो है वो पहले तो हमने थोड़ी साइंटिफिक मोटिवेशन की बात की कि why we should do science and why we should do it with a lot of motivations, positive intentions. So our course name is Physics for Scientists and Engineers. So it is a 2-credit hour course. So the basic requirement for this course is the basic knowledge of applied sciences. And upon successful completion of the course, the students will be able to understand fundamentals of physics and their applications, not only in energy field but also in different applied directions, and to understand, and the student will be able to understand how to apply these fundamental knowledge to solve engineering problems, especially in case of the energy engineering. So the course of content which we will focus during this course of study. So today's lecture is more about the applied physics and its applications. Further we will discuss about the electricity and magnetism. The class. So we will discuss about electricity and magnetism, and then we will have a concept of how voltage works and how current and resistance correlate, and further we have the basic concepts of power and single phase and 3-phase AC supplies, and then we learn about series circuits and parallel circuits and how we can implement addition and subtraction of
AC voltages in contents of vector addition and subtraction. And then we will have a concept of the rotating fields, induction motors, and single phase and three phase motors, and about torque and their starting properties. Further, we will discuss about the measuring instruments, transformers, principles, and how we can implement in different applied. And also the electrical distribution and wiring for different buildings, how we can implement those type of wiring. And then we will go to the second unit of our course, which is about the controls and protection. In that case, we will study about the applications of electricity, and then we will discuss about the electronics of semiconductors, PN junctions, how transistor works, and how amplifiers work, how different power supplies work, and what is the main concept of magnetism, electromagnetic induction, and radiation. And then we will discuss about radioactivity, biological effect of radiations on humans and our surroundings. And then we will discuss about, or we have a concept about a general introduction and generation of lasers. And then we will discuss about fiber optics, their properties and their practical applications. And the next part belongs to the circuit designing and wiring systems, fuses of a different type of insulators, or selection of motors for various equipments and shop tools. And further we will describe, or we will have more concepts about electric motors, which is transmission wiring controls, and study of three-phase induction motors. And at the end of this, we should have a concept of study of stars and delta connections, which is basically a general concept, not in detailed concept, but it will be a general concept. After that, the last part of our course content will be about the semiconductors. We will have a concept about diode, transistors, use of avometer, CRO, and other planimeters, and then we will learn about the fabrication of the rectifiers and inductance studies of wave shape, measurements of self-inductance and mutual inductance, Coulomb's law, and how electrostatic potential energy of the discrete charge actually work, continuous charge distribution, and electric field around conductors. And then we will discuss about some type of materials, that is dielectric, and then we will learn about oscilloscope and magnetic fields, magnetic force on current, and how the magnetic field affects, and different sort of materials combinations. And then we will study about the how Hall effect work, how Biot-Savart law work, and Ampere's law work. In the end, we will learn about the magnetic dipoles, dimagnetisms, or ferromagnetism, and paramagnetism. So this is the course content of our all course. So learning outcomes, learning or teaching strategies will be the lectures via usually it will be, usually it happened face to face, white blackboard based classes, but now in this case, because of our learning mode is online, so usually classes will take place online. So unless we have clear instructions from the government about face-to-face classes, and we should have group discussions to enhance critical thinking, group assignments, project-based learning, and I will give some reading and writing assignments too. And I may also ask you guys to give some presentations on a selected topics by making a number of groups containing 4 or 5 students. And about the assignments I will decide, so what type of score I should have it
because usually we got sessional marks which is 25. So I will decide later what type of assignments I want to take, or what type of presentations if I want to take, or what type of strategy I need to adopt for those sessional marks. These are the further readings if you want to read about physics for scientists and engineers. But I prefer if you got concept of my slides, then it is enough. You don't need to go in detail. But if you learn about my lectures positively, then you don't need to go to for any book. So if you got a good concept, then you can pass my this subject of physics. And I repeat again, so my final exam or midterm exam will never be a rata based exam. So you should have a concept, and it will be a conceptual paper. So I wouldn't ask about this about dates or anything like that. So I will just check about the basic concepts you got during my classes. So this is the assessment process. 35% will be the midterm assessment, 25% will be the formative assessment. So formative assessment includes class quizzes, surprise quizzes, vivas, mini projects, and class presentations. And then final assessment will be 40%. So come to our basic and applied physics. So where we want to learn applied physics. Physics is everywhere around you. आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको फिजिक्स ही नजर आएगी, ठीक है. बेसिकली फिजिक्स दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल होती है और एक अप्लाइड होती है. सो अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बिल्कुल अप्लाइड फील्ड होती है. सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग है. It is actually applied physics. So applied physics has application in almost in every field of life. So for example, अगर आप अपने कमरे में जाते हैं, आप बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और आपका लाइट ऑन हो जाती है. सो दिस इज आल्सो फिजिक्स. यू आर मेड ऑफ एटम्स. आपके जो भी चीजें दे आर मेड ऑफ एटम्स. दिस इज आल्सो फिजिक्स. आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या आप किसी अपने इर्द गिर्द लोगों की आवाज सुन रहे हैं, विंडो की आवाज सुन रहे हैं, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फिजिक्स. आजकल सर्दियां हैं, आप अपने कमरे में हीटर चलाते हैं, दिस इज आल्सो थर्मल फिजिक्स, ठीक है. इसी तरह आप चलते हैं, आप वॉक करते हैं, दिस इज आल्सो ऑल बिलोंग्स टू फिजिक्स ड्यू टू फ्रिक्शन. आप गिरते हैं, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज आल्सो फिजिक्स. आपके इर्द गिर्द जितने कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ गई हैं, दिस इज ऑल फिजिक्स. फॉर एग्जांपल जिस तरह आप जितना चीज़ें स्मार्ट होती जा रही हैं, आपके हाथ में आपके पास जो मोबाइल होता है उसमें हर चीज़ होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्मार्ट से स्मार्ट हो गई है. So this is also physics. So physics is everywhere. In every field you touch, you find applications of physics. फिजिक्स पहले कुछ और तरह होती थी. पहले लोग क्लासिकल फिजिक्स की बात करते थे, दूसरी करते थे, लेकिन अब लोग नैनो की तरफ आ गए हैं, ठीक है. जब हम अपने मैट्रिक एफएससी में होते थे तो हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, लेकिन आप लोगों के पास अब स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है. So this is just the progress nano physics has made. तो ये फिजिक्स ने इस तरह मतलब वो इतनी जल्दी तरक्की की और इतने ज़्यादा नई मतलब सब फील्ड निकली और उसमें फिर इतनी ज़्यादा ही एप्लीकेशंस आई. अगर आप एप्लीकेशन की बात करें अप्लाइड फिजिक्स की एनर्जी इंजीनियरिंग में, तो एनर्जी मटेरियल्स जो कि इंसान ने डिज़ाइन करता है वो फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फिजिक्स. न्यू ट्रेंड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन केमिकल इंजीनियरिंग और इन एनर्जी इंजीनियरिंग, this is also the example of application of applied physics in energy engineering. So lithium ion batteries, supercapacitors, superior energy storage, so this is all applied physics. आप अगर इनकी बात करें, fuel cells कर लें, this is also applied physics. photocatalytic devices कर लें, this is also applied physics. तो एक्चुअली हम मटेरियल साइंसेज में क्या करते हैं, हम नए मटेरियल्स डेवलप करते हैं, ठीक है. उनको फिर हम बैटरीज में अप्लाई करते हैं. जितना ज़्यादा एफिशिएंट मटेरियल होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज होंगी वो बेटर होंगी.
So we can apply those materials in lithium-ion batteries, supercapacitors, superior energy storage devices, fuel cells, and photocatalytic devices. So these are the application of applied physics in energy engineering. फिजिक्स को जानने से पहले और उसको डिटेल में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह के स्केल को डील कर रहे हैं। फिजिक्स में जो स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपने 10 मीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक कोई चीज़ें देखनी है, जिसमें प्रेसिपिटेट्स भी आ जाएंगे, कुछ कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, असेंबलीज भी आ जाएंगे, तो हम अपनी जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें आंख दी है उसके जरिए हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने 1 मीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक चीज़ें देखनी है, देन वी नीड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसके बगैर हम नहीं देख सकते। अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएं तो हमने 100 mm से लेकर अगर हमने 100 नैनोमीटर अराउंड 500 नैनोमीटर तक अगर कोई चीज़ देखनी है, वी नीड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर आप वी नीड एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर। अगर आप आगे मजीद चले जाएं, अगर आपने 100 माइक्रोमीटर से लेकर और 10 नैनोमीटर तक आपने कोई चीज़ें देखी, देन वी नीड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगर आप 10 माइक्रो से चले जाएं अराउंड 1 नैनोमीटर तक, तो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डिफेक्ट्स देखने हैं स्ट्रक्चर्स में, क्रिस्टल्स में, जो कि नैनोमीटर्स की रेंज में होते हैं, तो वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। अगर आपने एटम्स को देखना है तो आप स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के अलावा किसी से नहीं देख सकते। 1 नैनोमीटर यूजली जो होता है ना, वो उसमें 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने एटम से भी आगे जानना है, आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने हैं, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो कि स्विट्जरलैंड में है, सन में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। तो फिजिक्स में स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि हम किस लेवल की चीज़ें देख रहे हैं और किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, और यही डिफाइन करता है हमने किस तरह की फिजिक्स के साथ डील करना है। ठीक है, अगर आप एटम्स की बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, नैनो पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स। अगर आप स्टार्स की बात करेंगे, गैलेक्सीज की बात करेंगे, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इट मीन्स स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। यही हमें बताता है कि हमें इन चीज़ों को डील करना है और किस लेवल पे करना है और कैसे उसको मतलब सबको लेकर करना है। ये एक और मतलब स्केल है, इसमें हमारे पास 1 नैनोमीटर से आप 0.1 नैनोमीटर से आप जाते हैं, और ये 10 ऑर्डर 8 नैनोमीटर तक हमारे पास टेनिस बॉल होती है। ठीक है, अगर आपने वायरसेस को देखना है, एंटीबॉडीज को देखना है, कोरोना वायरस को देखना है, तो उसका साइज हमारे पास नैनोमीटर्स में होगा यूजली, वो 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। और ये चीज़ें जो फॉल करती हैं, फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी में फॉल करती हैं। आपने एंटीबॉडीज को देखना है, वायरसेस को देखना है, तो आप इस लेवल पे जाके देखेंगे और ये देखेंगे कि ये एक्चुअली मतलब किस तरह इसमें वायरसेस किस तरह आपस में वो कोरिलेट करते हैं, ये चीज़ें, ये सारी फिर आप नैनो फिजिक्स में जाके इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अगर आपने बड़ी चीज़ों को देखना है तो आप किसी और तरीके से देखेंगे। तो एक्चुअली फिजिक्स इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमने अगर इस चीज़ को, इस फिनोमेना को डील करना है, तो हम किस फिजिक्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, और इस चीज़ की बेस पे जितनी भी आगे टेक्नोलॉजी होती है इंजीनियरिंग में, वो इसी की बेस पे सारी फिर निकलती है आगे। ये भी एक स्केल है, इसमें मतलब आप देखने, अगर फॉर एग्जांपल आपने चीज़ों को देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं। अगर एक इंसान को देखना है, डेफिनेटली आप अनएडेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, आपने चिकन एग देखना है या फ्रॉग एग देखना है, वो आप अनएडेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि उसका साइज यूजली 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अगर ह्यूमन हाइट की बात करें, वो 1 मीटर से 2 मीटर तक होती है। लेकिन अगर आपने न्यूक्लियस को देखना है, कुछ बैक्टीरियाज को देखना है, ठीक है, तो आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 mm तक की चीज़ें देखनी है, तो डेफिनेटली यू नीड लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, और अगर आप उससे भी आगे चल जाएं, उससे भी छोटे लेवल पर चले जाएं, अगर आपने वायरसेस को देखना है, प्रोटीन्स को देखना है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को देखना है, एटम्स को देखना है, 0.1 नैनोमीटर से अराउंड 100 माइक्रोमीटर तक, देन यू कैन यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ये इस तरह हमारे पास की फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स का इस तरह वर्क करती है कि हमने चीज़ों को अगर देखना है, उनके साइज पे डिपेंड करता है हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए।
अगर आपने 1 मीटर से लेकर 1 mm तक देखना है तो यू कैन सी यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, यू डोंट नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. But if you have to see objects with size of 0.1 nanometer to around 100 micrometer, then you need electron microscope. So this is important कि हमें स्केल का बताना चाहिए कि हमारे पास जो भी कोई मतलब चीज़ है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं और उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है. तो ये हमारे पास एक्चुअली फिजिक्स हमें बताती है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसी है और हमने फिजिकल लॉ से उसको कैसे पूरा करना है. फिजिक्स में एक नई और रेवोल्यूशन आई जिसको हम नैनो फिजिक्स कहते हैं. ठीक है, तो नैनो फिजिक्स बेसिकली क्या है कि बेसिकली 1959 में रिचर्ड फेनमैन ने लेक्चर्स दिए थे फिजिक्स के कुछ ना कि चीज़ें बॉटम लेवल पे कैसे बिहेव करती हैं या फिजिक्स ऑफ स्मॉल थिंग्स कैसे मतलब उसकी आपस में क्या इंटरेक्शन होता है और वो कैसे बिहेव करते हैं. तो वहाँ से फिर वो 1959 में उसने लेक्चर्स दिए थे. उसके बाद लोगों को कंसेप्ट आया कि नैनो फिजिक्स भी कोई चीज़ हो सकती है. तो पिछले 30 सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है नैनो फिजिक्स में कि उसको अगर आप एक स्टेटमेंट में सम अप करें तो आप कहेंगे द फ्यूचर इज कमिंग वेरी वेरी सूनर देन यू थिंक. मतलब हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जब हम मैट्रिक में एफएससी में थे कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के भी एप्लीकेशंस अपने इंस्टीट्यूट देख सकेंगे. बट वी हैव नाउ अ लॉट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नैनो फिजिक्स एप्लीकेशंस. इट मींस दैट जो फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा दूर नजर आ रहा होता है वो कभी भी दूर नहीं होता, स्पेशली इन नैनो फिजिक्स कि वहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी हो जाती हैं और इतनी जल्दी आप नई चीज़ें डेवलप कर लेते हो कि यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एट नैनो लेवल. अब उसकी एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास नैनो स्केल लेवल पे एक गियर बनाया गया है जो कि मैकेनिकल मूवमेंट के लिए लिक्विड या दूसरी चीज़ों के यूज हो रहा है. ये पैरेलल शाफ्ट बनाया गया है नैनो फिजिक्स की मदद से, ये भी इस पर्पज के लिए यूज हो रहा है. स्टैंड एंड शेल बेयरिंग भी इस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं. इसमें ये नियॉन पैम्प जिसे बनाया गया है बाई नैनो इंजीनियरिंग के साथ. और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 10-20 सालों में जब इंसान को कोई दिल का मसला होता है, स्टंट पड़ते थे उसके, तो इट इज़ पॉसिबल कि अब वो स्टंट की बजाय हम उसके जो इंसानों के जिसमें नैनो पंप्स पुट करें उसमें. उसमें नैनो मतलब हम पंप्स को यूज करें और वो हमारे पास बेसिकली वो पंप करे लिक्विड को, ब्लड को पंप करे. ठीक है, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल कि जितनी रिसर्च अब हो रही है और हो सकता है कि आइंदा कुछ 30-40 सालों में जो हार्ट प्रॉब्लम के जो होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो उनको हम इजीली रिकवर कर सकें या उनको मतलब अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इजीली उसमें नैनो मशीन्स डाल के हम उसको दोबारा उनको एफिशिएंट कर सकें और उनकी एनर्जी को बहाल कर सकें. तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि ये जैसा मतलब पहले ये चीज़ें नहीं लगता था कि इतनी जल्दी पॉसिबल हो गई जैसा, बट ड्यू टू द लॉट ऑफ रिसेंट प्रोग्रेस इन नैनो फिजिक्स इट लुक्स पॉसिबल नाउ. ठीक है, और हो सकता है कि कुछ अगले कमिंग 1 or 2 more decades you can see these things practically applied in our life, और this is possible due to this can be possible due to the nano technology. और इस नैनो फिजिक्स की मदद से अब मतलब बाहर के कंट्रीज में बायो मटेरियल से जब बनाने के बाद डेंटल इम्प्लांट्स तो कॉमन है, वो तो पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन बाहर अगर फॉर एग्जांपल आप जो बाहर में डेवलप कंट्रीज में स्पेशली होता है कि लोग ड्रिंक करते हैं और बाद में वो ड्राइव करते हैं और उनके एक्सीडेंट होते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ टूट गया. तो दे हैव मेड मैनी इंस्टीट्यूट्स नेम्ड बाय नैनो इंजीनियरिंग, जिसमें वो मटेरियल्स ऐसे लेकर जो कि इंसानी जिस्म के साथ कंपैटिबल भी हो और वो इजीली एडजस्ट भी कर सकें इंसानी बॉडी के अंदर उसके नेचुरल ऑर्गन्स के साथ. So they have developed such type of materials which can be easily implemented because they are biocompatible and they can be easily placed inside organs, inside the flow of blood, and can act like a natural organs or without any disturbance.
So this is possible. This is possible by nano engineering. आज से पिछले साल या उससे पिछले साल जिस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, उसका एक मेन काम यही था कि उसने मतलब नैनो मशीन्स, नैनो रोबोट्स बनाए थे कि अगर इंसान के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कैंसर है तो वो नैनो रोबोट्स को भेजेंगे, वो उस जगह पे जाके उस कैंसर सेल को खत्म कर देंगे. तो उसका मेन उसका आइडिया ये था. ठीक है. तो दिस मे बी पॉसिबल इन कमिंग डिकेड के जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो भी पॉसिबल हो जाए. उसमें आप नैनो पार्टिकल्स के जरिए ड्रग डिलीवरी करेंगे इंसान के अंदर, और वो जो ड्रग डिलीवरी के थ्रू जो पार्टिकल्स आएंगे इंसान में, वो जाके कैंसर सेल्स को वो जो कि डिजायर्ड लोकेशन पे मौजूद है उसको वो मार देंगे. तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द नैनो टेक्नोलॉजी. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द नैनो फिजिक्स. तो हमने हमेशा यही सुना है कि जो कोई बड़ी चीज होती है वो हमेशा बड़ी ही होती है. तो लेकिन साइंस ने इस आइडिया को चेंज किया, और अब हम साइंस हमें ये कहती है कि नेक्स्ट बिग थिंग इज रियली वेरी स्मॉल. उसकी एग्जांपल है नैनो टेक्नोलॉजी. चीजें स्मॉल से स्मॉल होती जाएंगी. अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आएगी वो बहुत बड़ी नहीं होगी. ठीक है. साइज वाइज वो बड़ी नहीं होगी, वॉल्यूम वाइज वो बड़ी नहीं होगी. वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आएगी और वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एवर लास्टिंग होगा. हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के. नए मटेरियल्स बन रहे हैं, उनमें नई प्रॉपर्टीज हैं. सो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द नैनो टेक्नोलॉजी. तो ये कहना बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं होगा कि नेक्स्ट बिग थिंग इज रियली वेरी स्मॉल एंड इट विल इम्पैक्ट आवर लाइफ टोटली डिफरेंटली. हमारे पास हो सकता है कि आज जो स्मार्टफोन्स हैं वो आज से 10 साल के बाद ना हो, और वो इतने ज्यादा स्मार्ट आ जाए कि हमारे पास मतलब वो साइज और छोटा हो जाए. तो जो साइज हमारे पास छोटा हो रहा है वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है. नैनो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है कि you can dispatch different atoms at a very small level and create materials with our own desired properties. You can mix them, you can make their composites, hybrids. You can create whatever you want using physical methods or chemical methods. So this may be possible if you talk about things at a very small level. अगर आप बल्क में कोई चीज देखें तो वो उसका लेवल कुछ और होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और नजर आती है. लेकिन अगर आप नैनो पे जाके देखेंगे तो देन इट्स प्रॉपर्टीज टोटली चेंज. वो ऐसी हो जाएंगी जैसे हमने सोचा भी ना हो सकता है वो बल्क में उसमें से एक भी प्रॉपर्टी ना हो. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कि यू कैन अल्टर प्रॉपर्टीज compared to the bulk properties, and you can develop new materials with either improved properties or by making properties which are actually summed up of those components which we used during the fabrication method. So this is the beauty of nanotechnology, and due to it we can observe the new technology which will be very very big, but it will be a very very small physically. अप्लाइड फिजिक्स की हमारे इंसानों की जिंदगी में बड़ी इम्पोर्टेंस है. उसकी एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस आया तो चाइना में जब पहला उसका केस आया तो वो जिसकी डेथ हुई उसके ऑर्गन को लेकर मतलब चाइना में रिसर्च हुई, और विद इन 2 days हम इस चीज को देख सकते थे कि कोरोना वायरसेस किस तरह के नजर आते हैं. ठीक है. हमें ये आइडिया हो गया था कि कोरोना वायरसेस बेसिकली उनकी शेप किस तरह की होती है. ठीक है. सो दिस इज सम डैमेज टिश्यू. इसमें हमारे पास जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है ये बेसिकली कोरोना वायरसेस हैं जिन्होंने किसी ऑर्गन को या उसको क्या नाम है किसी कल्चरल सेल को बिल्कुल कैप्चर कर लिया है. ठीक है. अब ये दूसरे पिक्चर में अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास इन्होंने पूरे ऑर्गन को कैप्चर किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको जो डिफरेंट जरा जरा नजर आ रहे हैं दीज आर द कोरोना वायरसेस which captured whole human organ और vessels और etc. So ये कहाँ कैसे पॉसिबल हुआ देखना, ये अप्लाइड फिजिक्स की वजह से हुआ. ठीक है. अगर हमें पता ना होता फिजिक्स क्या है तो we are not able to understand about the coronavirus shape, how it looks, और इसकी मतलब बेसिकली है क्या ये. अगर इसके बगैर हमारे पास पॉसिबल नहीं था. जब कोरोना वायरस का केस आया उसके 2 दिन बाद की ये पिक्चर है जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, और इसमें जो कोरोना वायरसेस है उसने पूरे ऑर्गन को कैप्चर किया हुआ है.
So this is the importance of applied physics in engineering or in sciences or in our daily life. We can understand different phenomena easily. We can see कि चीजें कैसी नजर आती हैं और वो कैसे मतलब इजीली दूसरों को अगर मतलब आपने उसको फिजिक्स पढ़नी है तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज वायरसेस बेसिकली हैं क्या? ये बेसिकली ये मतलब पार्टिकल्स है ना जो कि होस्ट सेल में इंटर होते हैं एंड यूज इट्स ओन सेलुलर मशीनरी टू मेक मोर कॉपीज ऑफ द वायरस. सो वो जो ये वाले वायरसेस है वो फैल जाते हैं और वो पूरे ऑर्गन को कैप्चर कर लेते हैं. ये चीजें हमने कैसे अंडरस्टैंड की? ये हमने टेक्नोलॉजी की वजह से अंडरस्टैंड की. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेशली अप्लाइड फिजिक्स इन ह्यूमंस लाइफ. जिस तरह ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है किसी जुबान की जो कि आम इंसान की वो किस तरह नजर आती है, बट इट लुक टोटली डिफरेंट अगर आप उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें. इसी तरह दिस इज द आई ऑफ द फ्रूट फ्लाई. और जब इंसान को बीमार होता है उसकी मतलब किडनी में स्टोन चला जाता है तो जो स्टोन कैसा नजर आता है हमें नहीं पता था जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. लेकिन वी कैन सी दैट स्टोन नाउ. You can see the surface of the kidney stone. You can see the bed bugs which are blood-eating insects, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं. हम उनको देख सकते हैं वो कैसे नजर आते हैं. They look giants in scanning electron microscope. Similarly, like yellow mite. So this is the scanning electron microscope image of the early human embryo. You can see the little heart and little blood and liver of baby. So this wouldn't be possible without the physics. We can see it. This is only 32 days, and we can see it in scanning electron microscope. So this is the beauty of the applied sciences. We can see and we can experience things which we never imagined. This ये pollen और stamens की pictures हैं scanning electron microscope से ली गई और wool fiber की. दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमें पता है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इनका किरदार है. अब ये पिक्चर जो है ये साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में पब्लिश हुई जो कि एक रिसर्च जर्नल है मेडिसिन का 11 फरवरी 2015 को. बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि वो ब्रेन कैंसर के जो सेल्स हैं उसके डिटेक्शन कर रहे हैं यूजिंग रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. रामन इज बेसिकली अप्लाइड टेक्निक इन फिजिक्स. सो यू कैन सी दैट दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट ब्रेन कैंसर सेल्स using Raman spectroscopy. So this is the importance of applied physics in our daily life. This is also the real-time system for the detection for skin cancer detection. Basically, in that through the Raman probe, we put the signal on the skin of a human, and we can detect the different sort of cancer cells, and we can observe them using the CCTV camera which is attached to the Raman system. So this is also this is possible due to the new technology which came for the betterment of humanity. So real time Raman spectroscopy जो है उसकी ये जो pictures है ये इसकी सही diagram थे ये publish हुई 2012 में मई में 15 मई को. So this is the importance of applied physics and science and engineering. You not only can apply these in generators or sensors or motors, you can also apply these things to cure humans. जिंदगी में सबसे अच्छा काम तो इंसान यही कर सकता है ना कि किसी लोगों को क्योर करे किसी भी तरीके से. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डूइंग इट. और जितनी नई टेक्नोलॉजी अब आ रही है और उसमें ये सब चीज़ें ये शामिल हैं और वो तो ड्यू टू डैट So it is possible कि जितनी टेक्नोलॉजी आगे और आएगी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से so we can defeat many diseases जो कि अभी लग रहा है कि हम उनको शायद हम नहीं हरा सकते. तो जैसे मैंने बताया कि हम जिस स्केल को डिफाइन करते हैं फिजिक्स में वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना. सो दिस इज एरिन बेसिकली. ठीक है. ये एक इंसान है. ठीक है. शी इज अगर आप फिजिकली बात करें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें शी इज मेड ऑफ 5.4 multiplied by 10 order 27 atoms. ठीक है. और इसमें से 1.9 multiplied by 10 के order 28 electrons, same number of protons and 1.5 multiplied by 10 order 28 neutrons. अगर आप फिजिकली देखें तो she has 57 kg weight and a height of 1.7 meter.
अगर आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो 65% उसमें ऑक्सीजन है, 18.5% कार्बन है, 9.5% हाइड्रोजन है, 3.3% नाइट्रोजन है, 1.5% कैल्शियम है, 1% फास्फोरस है एंड 1.2% अदर एलिमेंट्स है। इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी, सब शामिल है। ठीक है, दिस इज द स्केल। यहाँ पे हमारे पास जो स्केल है वो 10 ऑर्डर -1 मीटर का है। यहाँ पे अगर स्केल करते हैं 10 0 मीटर का हो जाता है। तो फिजिक्स में आपको स्केल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमें फिजिक्स में स्केल को डिफाइन करना, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा तो हम वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ फिजिक्स वी आर डीलिंग विद। अब वही एरिन जो है वो एक लाइब्रेरी के बाहर बैठी है जो कि बिल्डिंग है बिहाइंड एरिन, वो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज ऑन द अर्थ। ठीक है, और इस लाइब्रेरी का अगर वॉल्यूम देखें 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑर्डर 10 वॉल्यूम है, और इसमें 10% ऑफ द जो नॉलेज है ना हमारे पास, जो हमारी सिविलाइजेशन का, वो इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ये अब हम 10 ऑर्डर 1 मीटर की तरफ चले गए। ठीक हो गया। आप 10 ऑर्डर 2 मीटर की उसमें स्केल में चले जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द 5th एवेन्यू एंड 42nd स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। ये स्केल अब हमने और बड़ा कर दिया। ठीक है, अब स्केल हमने और बड़ा कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एरियल फोटोग्राफ है ये हमारे पास 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस स्केल को और बड़ा कर देते हैं 10 ऑर्डर 5 तक चले जाते हैं तो दिस फोटोग्राफ शोज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। अब हमें यहाँ पे लाइब्रेरी नजर नहीं आ रही, ना ये 1 किलोमीटर नजर आ रहे, बस हमें ये पता है कि ये हमारे पास जो क्या नाम है, इसमें एक दरिया गुजर रहा है और कुछ मतलब एरिया। अब हमें ये नहीं पता कि इसका घर कहाँ पे है। स्केल इज सो इम्पोर्टेंट। जब हमने स्केल बड़ा कर दिया तो हमारे पास ये मैनहट्टन है और ये हमारे पास ईस्ट रिवर है उनका, बस हमें ये आइडिया हो रहा है। अगर अब हम स्केल और बड़ा कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो अब हम देख सकते हैं जो मैनहट्टन है अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क में एक पूरा कस्बा है, वो ये हमें नजर आ रहा है, ये ऊपर सारा मैनहट्टन है और अटलांटिक ओशन वो नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर हम इस स्केल को 10 ऑर्डर 6 से 10 ऑर्डर 7 तक ले जाते हैं, then we can see from Cape Cod to Cape Fear all these things, but we don't know कि चीजें एक्चुअली हैं कहाँ पे, क्योंकि स्केल इतना बड़ा हो गया। अगर अब हम इसको और बड़ा कर देते हैं 10 ऑर्डर 8 तक ले जाते हैं तो ये दिस इज अ पिक्चर टेकन बाय द अपोलो 16 एस्ट्रोनॉट ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू मून। तो वी कैन सी द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, इसमें हम देख सकते हैं। And this photograph of the Earth was taken by the Apollo 16 astronaut standing on the surface of the moon. ये चांद के ऊपर खड़े होकर तस्वीर ली गई है। बेसिकली ये जमीन की ये मतलब पिक्चर है। सो द स्केल इज सो इम्पोर्टेंट। हम 10 ऑर्डर 8 से 10 ऑर्डर 9 पे चल जाते हैं तो हम जमीन को भी चांद के ऊपर से पूरा अलग देख सकते हैं। अगर हम आप स्केल को 10 ऑर्डर 10 तक चले जाते हैं तो देन वी कैन सी कि हमारे पास ये यहाँ पे जमीन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज एन एलिप्स, ये एलिप्स हो गया जो ये सर्कल है हमारे पास। तो अगर हम और स्केल बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो वी कैन सी मून और पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट्स अराउंड द सन और द अर्थ, वी कैन सी देम, दिस बिकॉज ऑफ दिस हायर लेवल ऑफ स्केल। अब हमने अगर उसको थोड़ा और बड़ा किया 10 ऑर्डर 12 में चले गए तो हम ऑर्बिट ऑफ द अर्थ देख सकते हैं और दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द वीनस देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो वी कैन सी द होल सोलर सिस्टम। उसमें डिफरेंट हम देख सकते हैं, वीनस को देख सकते हैं, मरकरी को देख सकते हैं, मार्स को देख सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल इन फिजिक्स। अगर अब हमने इसको और बड़ा किया तो हम क्या किया, हमने अब इसको हमारे पास पूरा सोलर सिस्टम आ गया। उसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास प्लैनेट्स आ गए हैं। ठीक है, और हमने जब इसको और बड़ा किया तो हमने देखा कि हमारे पास दिस सोलर सिस्टम इज सराउंडेड बाय ऑल द स्पेस, बाय द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस। मतलब अगर आप 10 ऑर्डर 14 से 10 ऑर्डर 15 पे चले जाएंगे तो यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे हम जिस फिजिक्स को डील करेंगे और 10 ऑर्डर 16 10 ऑर्डर 17 में भी हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ डॉट रह जाता है और ये इंटरस्टेलर स्पेस हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर भी इंटरस्टेलर स्पेस आ गई और ये हमारे पास सिर्फ एक
डॉट रहेंगे, जो कि हमारे पास एक्चुअली पूरा सोलर सिस्टम है. सो दिस इज अगर हम इस तरह की इस लेवल पर फिजिक्स की बात करेंगे, देन वी आर डीलिंग विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्टार्स कैसे मूव करते हैं, गैलेक्सीज कैसे मूव करती हैं. तो एक्चुअली अगर आप मतलब जिस तरह साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह के भी ऑर्बिट्स दरियाफ्त किए हैं जिनको वो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स कहते हैं स्पेस में, उनको नहीं पता वहाँ पे जो स्टार्स जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनका नामो निशान नहीं होता. ठीक है. सो स्टिल वी हैव many थिंग्स टू नीड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स, जो कि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस में इतने ज़्यादा नहीं हुई कि हम अब यहाँ से बैठ के सारी गैलेक्सीज को देख सकें उनके अंदर क्या हो रहा है, स्टार्स को क्या हो रहा है, बिकॉज इट नीड्स millions डॉलर्स बजट फॉर सच प्रोजेक्ट्स. तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में आज से आफ्टर 1 century वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ बेटर वे. अगर आपने स्केल इसमें और बड़ा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्लाउड ऑफ स्टार्स आ गया. ठीक हो गया. और ये स्टार्स और क्लाउड उन्होंने मिल्की वे बनाती है, हमारे पास अब ये डिफरेंट गैलेक्सीज स्टार्स सब कुछ आ गया है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल. अगर इस लेवल की फिजिक्स को आप देखेंगे तो यू शुड डील विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब दोबारा हम आयरन की तरफ वापस आ जाते हैं. ठीक है. उसमें अब हमने देखा जी, अब हमने पहले तुम्हारे पास 10 ऑर्डर 0 था, वो जो हमारे पास वो स्केल था. अब 10 ऑर्डर -1 में चले जाते हैं. वी कैन सी हर आईज, और हम देख सकते हैं कि हमारी जो आंख होती है बेसिकली वेरी सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन होता है. बेसिकली दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है. अब हमने उसको स्केल को 10 ऑर्डर -2 की तरफ चले गए, तो देन वी कैन सी दैट a sea of veins inside her eye, वो हम उनको देख सकते हैं. ये इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है. ठीक है. और उसके बाद फिर अगर 10 ऑर्डर -5 में चल जाए, देन वी कैन सी what is actually DNA is. This image is taken by the tunneling electron microscope, and this is the highest magnification are obtained by the kind of electron microscope which is the STM. ठीक हो गया. अब इसमें उन्होंने फिर क्या किया, उसमें देखा कि दिस क्लोजअप पिक्चर ऑफ DNA रिवील्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. हमारे पास मॉलिक्यूल और ये 10 ऑर्डर -7 में चला है. ये मतलब इतना, मतलब ये पिक्चर एक्चुअली एक्सरे स्कैटरिंग से ली गई है. ठीक है. तो ये स्केल हम पहले ऊपर गए, अब नीचे आए. अब इस तरह की फिजिक्स को हमने डील करना है. अगर एटम्स को डील करना है तो वी नीड एटॉमिक फिजिक्स, वी नीड क्वांटम फिजिक्स. So this is very important. Scale is very important. What type of physics we are dealing, this is very important. अब उसी में चले जाएं कि अगर हम 10 ऑर्डर -13 में चले जाते हैं, we can see a nuclear structure actually. उसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास the nucleus of, for example, neon atom है, उसमें हमारे पास is made up of 10 protons, जिसमें ये white balls हैं 10 protons हैं, and 10 neutrons, red balls are 10 neutrons. अगर आप और आगे 10 ऑर्डर -14 में चले जाएं, then we can see these quarks. So universe is made of quarks. फिजिक्स जो है वो निचले लेवल पे और ऊपरे लेवल पे वो सारी डिफरेंट तरह की तो जरूर है, लेकिन वो एक ही चीज को फॉलो करती है, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ साइंस, जिसको स्टीफन हॉकिंग ने जिसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया डार्क मैटर के बारे में, कि एक्चुअली वो सारी चीजें इधर से इवॉल्व होती हैं. सो दिस इज क्वार्क्स which you can see which is available at the within the proton. So universe is also made of these quarks. So इन सबको मतलब यही एक्सप्लेन करने का मतलब कि हमें पता होना चाहिए फिजिक्स डिफरेंट लेवल्स पे कैसे बिहेव करती है. ठीक है. अगर आपने न्यूटन फिजिक्स की बात करनी है, दिस इज द ओल्ड रेगुलर क्लासिकल फिजिक्स. लेकिन अगर हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं जो बहुत तेजी से मूव करती हैं, जैसे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, then we talk about the special theory of relativity. अब हमारे पास क्या चीजें हमारे पास बहुत छोटी होंगी, हमारे पास एटम्स आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, नैनो पार्टिकल्स आ गए. when things are very small we talk about the quantum physics. अब एक चीज और आ जाती है कि जब हमारे पास कंप्यूटर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, अब हमारे पास चीजें स्मॉल बहुत होगी, छोटी बहुत होगी, एटम्स की मूवमेंट, लेकिन उतनी ज्यादा तेज होगी, उतनी ज्यादा स्पीड से वो मूव करेंगे. देन वी नीड क्वांटम फील्ड थ्योरी. So you should know the difference between these physics. If you are talking about regular physics, this is Newton physics. If you are talking about things which are going very, very fast, you are talking about special theory of relativity. You are talking about stars, movement of galaxies, stars, etc. You are talking about this special theory of relativity. When you talk about the atoms,
nanoparticles or any other very small things which we can't see without aided eye, then we are talking about the quantum physics. Or then if things get very small but very fast, then you talk about the quantum field theory. So this is actually the whole physics, so which you need to explain everything in this universe. ये तो आपको जनरल अप्लाइड फिजिक्स क्या मतलब थोड़ा बताया कि उसकी एप्लीकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में कैसे होती है। और उसके बाद हम स्टार्ट जो हमारा था वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से हमने करना था। उसमें हमें पता नहीं कि वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट वही है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है और हमारे घरों में भी आ रहा है वाया थ्रू पावर लाइन केबल्स और डिवाइसेस और वायर्स के थ्रू। अगर ये जो करंट के फ्लो में कोई रुकावट पैदा हो रही है तो हम इसको कहेंगे दैट एप्लीकेशन हैज क्वाइट सम रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे वो फ्लो ऑफ चार्जेस को कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते। दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स। सो यू शुड हैव दीज कंसेप्ट्स कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट, रेजिस्टेंस एंड सुपर कंडक्टेंस। फॉर एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल आप ये लेने के जिस तरह स्टैटिक कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट नहीं करता इनसाइड कंडक्टर। लेकिन फिर क्या होता है कि आपके पास सेपरेट कंडक्टर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, और आपके पास एक कॉपर वायर है। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसके अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसके अंदर, जैसे ही हम वायर्स को आपस में जोड़ेंगे तो करंट और जो फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि दीज कंडक्टर इज जॉइंट बट नॉट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी। सो इट मीन्स के हमारे पास क्या हुआ है इसमें कि हमारे पास इस केस में हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है और हमारे पास अनचार्ज पीस ऑफ कॉपर वायर है। इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, वो सडनली कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर टू द कैपेसिटर प्लेट्स। द वायर एंड द प्लेट्स नाउ फॉर्म अ सिंगल कंडक्टर विद ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन इट्स एंड। तो इस केस में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कायम है। लेकिन इस केस में जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम टूट गया। दिस इज हाउ द एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज through different terminals or through different wires or through different mediums. तो सर्किट बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारे पास सर्किट एक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल है जिसमें हम एक पाथ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो के लिए। उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए एंड लोड चाहिए। जिस तरह ये हमारे पास बैटरी है, ये स्विच है, जब इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास बल्ब चल जाएगा, इसको ऑफ करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। सो अगर आपको डिफाइन करना पड़े इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इट इज द बेसिकली द मूवमेंट ऑफ charge particle in a specific direction and is the measure of number of electrical charges which passes through a cross section of conductor in a given time. इसमें आई जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस है और किस टाइम में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं ये हमारे डिफाइन करता है कि हमारे पास करंट कितना है। यूजुअली जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी जो मूवमेंट होती है चार्जेस की, वो पॉजिटिव साइड्स ऑफ बैटरी से टू द नेगेटिव साइड की तरफ होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रॉन करंट की जो मूवमेंट होती है इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कम्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर आपने किसी एमीटर को डिफाइन करना हो या मेजर करना हो तो हम एम्पीयर से करते हैं किसी भी करंट को, सॉरी। तो 1 एम्पीयर मींस देयर इज अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एवरी 1 सेकंड, ठीक है। एमीटर हमारे पास बेसिकली मेजर करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट or how much charge flow in a certain cross section at a given time is possible। ये हमारे पास एमीटर है, इसको हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया बैटरी के। दिस इज हाउ एमीटर कनेक्ट और वी कैन मेजर व्हाट टाइप ऑफ करंट वी आर हैविंग थ्रू दैट वायर्स। अब ये इस चीज का कॉन्सेप्ट के हमारे पास करंट एक्चुअली जो एम्पीयर होता है उसमें कितनी क्या चीज मतलब होती है, तो उसको अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा हमारे पास जो करंट होता है ना, जब हम आसमान से बिजली गिरती है, लाइटनिंग स्ट्रोक होती है, उसमें होता है जो 10 ऑर्डर 4 एम्पीयर तक हो सकता है, जिसकी वजह से इतना इसका डैमेज होता है। और दूसरा जो आप देख सकते हैं वो हमारे पास जो हाई टेंशन पावर लाइंस होती हैं उसमें भी 10 ऑर्डर 3 तक उसमें होता है।
लार्ज ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें भी 10 ऑर्डर 3 होते हैं, तभी कहा जाता है उनसे दूर होकर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप उसकी बात करें कि एक बैटरी की बात करें या एक मोटर की बात करें ऑटोमोबाइल में, तो उसको उसमें तकरीबन अराउंड 100 एम्पियर्स तक उसमें करंट होता है। अगर आप एक कैलकुलेटर की बात करें जो आपके हाथ में है, तो उसमें 10 ऑर्डर -4 एम्पियर्स तक करंट होता है। So this is how you define the strength of a current for different applications. तो बाकी आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर रोल नंबर 4 प्रेजेंट। सर ये लिंक मुझे नहीं इस क्लास का आता। क्या रोल नंबर है आपका? सर रोल नंबर 4 है। लग गया, अटेंडेंस लग गया। और किसी की रहती है अटेंडेंस? सर 28 की कंफर्म कर दें। सर मेरी ईमेल ऐड कर दें इसकी, मुझे क्लास की लिंक रोल नंबर 1 की लगी अटेंडेंस। ये बंद है 28 है। आपने पहले कितने एक एक करके बोला यार। सर 28 की लगी है। ठीक है सर रोल नंबर 8 की अटेंडेंस। सर रोल नंबर 34। रोल नंबर 8 अब रोल नंबर 8 के बाद कौन है? रोल नंबर 8 के बाद कौन है जिसकी अटेंडेंस रहती है? 31 सर। 31 के बाद किसकी रहती है? सर रोल नंबर 34। 34 की लगी है। और उसके अलावा 34 के अलावा कौन है? सर एक दफा एब्सेंटीज रिपीट कर दें ताकि वो जरा पता लग जाए। बस यार जो आपने लगवाई है, जो बोले हैं सबकी लगी हुई है। जो और कितनी रहती है? अब सर मेरी ईमेल तो ऐड कर दें। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। चले मैं सर कर मैंने दूंगा। ये चैट में किया हुआ है, ईमेल को सेंड। चले मैं कर दूंगा ऐड नेक्स्ट लेक्चर में। सर बुक के बारे में पूछना था कि हम ये स्लाइड से पढ़ेंगे या कोई बुक लेंगे? स्लाइड को ही देखें आप। स्लाइड को कर लेंगे तो आप एक बात कर लेंगे। चलो स्लाइड ठीक जो है मैं सर। दूंगा उसी को फोकस करें आप सारे। उसी में सब कुछ होगा, पेपर भी उसी में से होगा। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ कोई और क्वेश्चन? सर आज का लेक्चर था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था कि ये याद भी करना हमने? इसमें जो कोई कंसेप्ट वाली चीज है वो आप याद देखें, उसको रिमाइंड करें, उसको याद रखें उसको। बाकी कोई जो चीज याद करने वाली कुछ नहीं है इसमें ऐसा। ओके सर, थैंक यू। सर ये आप स्लाइड शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में? जी, ये मैं शाम को शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके, थैंक यू सर। किसी और के बच्चे का कोई और क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। चलें ठीक है, फिर क्लास खत्म होती है अभी। ओके, अल्लाह हाफिज। सर इससे रिलेटेड अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज। हेलो खुदा हाफिज सर।